नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत की, दाखिली सियासत की मसलसल बात करते हैं, लेकिन एक सवाल है कि ये तमाम सियासत है क्या? जिस सियासत की हम बात करते हैं, जिस आइन की हम बात करते हैं, जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं, जिन अदालतों की हम बात करते हैं, 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, ऑर्डिनेंसेस की बात करते हैं, इसका बुनियादी मकसद होता क्या है? अगर हम गौर से देखें तो क्या हुकूमत और अपोजिशन दोनों यही नहीं कहते कि हम पाकिस्तान के अवाम के, एक आम आदमी के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसे बेहतर रोज़गार देना चाहते हैं, उसे, उसके ख़ानदान, उसके बीवी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, उसकी हिफाजत करना चाहते हैं? यही तो है वो सारी डिबेट जिसमें हुकूमत कहती है कि हमारा तरीका बेहतर है, अपोजिशन कहती है कि आपका तरीका बेहतर नहीं है। लेकिन नाज़रीन, एक हफ़्ता पहले इस शहर में, दारुल खलाफा में, जिसे उर्फ़ आम में शहर इक़्तिदार कहा जाता है, यहाँ श्रीनगर हाईवे पे जहाँ मैं बैठा हूँ उससे चंद मील दूर एक ex-MNA जो अब फेडरल ओम्बड्समैन हैं, वुमन हैरेसमेंट के हवाले से उनकी गाड़ियों ने, उनका एक काफ़िला था 3-4 गाड़ियों का, जिन्होंने 4 नौजवानों को कुचल के मौके पे हलाक कर डाला, और एक 5वां जो है वो अभी भी ज़ख्मी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में पड़ा है। ये वो नौजवान थे जो इस्लामाबाद में रोज़गार की तलाश में आए थे। अब बात हम करते हैं आइन की, जमहूरियत की, इंसानी हकूक़ की, ह्यूमन राइट्स की, माइनॉरिटीज़ की। हम तो बातें कर देते हैं कश्मीर के लोगों का क्या होगा, फ़लस्तीन का क्या होगा, बर्मा का क्या होगा, लेकिन हकीकत जो हमारे सामने आई कि इस हादसे के बाद गो पुलिस ने PPC की दफ़ा 322 लगाई जो नॉन बेलेबल थी, लेकिन 12 घंटे से अंदर अंदर जो मेन एक्यूज़ था उसकी ज़मानत हो गई। उसके बाद से, और ज़मानत की बहुत लंबी इंटरम बेल जो है वो 16 फरवरी तक की दे दी गई। अब सूरत हाल यह है कि उसके बाद जो टॉप पे तक जो डिसीजन मेकिंग सर्कल था उसको किसी तरह से सिस्टम ने ये बताया कि जो मोटरवे के कैमरास हैं, जो सड़कों के कैमरास हैं, उनको देख के, फुटेज को देख के ये पता चला है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और कशमाला तारिक साहिबा के साहिबजादे जो हैं वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। इसी हवाले से मैंने भी एक वीलॉग कर दिया, मैंने भी यही कहा कि यही लगता है कि साहिबजादे गाड़ी नहीं चला रहे थे। आप में से बहुत से लोगों ने शदीद तनकीद की, लान तान की, मैंने उसको मजबूर होकर मज़ीद मैंने इंक्वायरीज़ की, आई विटनेस अकाउंट्स तक पहुंचा, उनसे बात की, पता चला कि, और उन लोगों से भी बात की जिन्होंने कैमरास की एक्चुअल फुटेज देखी, उसका एग्जामिनेशन किया। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक किसी फुटेज, किसी तस्वीर से ये बात वाज़ेह नहीं हुई कि गाड़ी कौन चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था या साहिबजादे चला रहे थे, इसका कोई तयन नहीं होता। तो फिर साहिब इक़्तिदार को, हुकूमत के टॉप सर्कल्स को ये गलत इंफॉर्मेशन किसने दी? ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो चीज़ हमने देखी इस गुज़श्ता 7 दिनों में कि हुकूमत के वज़रा और स्पेशल असिस्टेंट हों या अपोजिशन के की लीडर्स हों, MNAs हों, अपोजिशन की जमातों के, सभी का एक रस्मन जवाब है कि हादसे तो होते रहते हैं, दिस इज़ एन एक्सीडेंट। ये सही है कि हादसे होते रहते हैं, किसी से भी हादसा हो सकता है, लेकिन जो चीज़ एक हफ़्ता पहले इस्लामाबाद में हुई ये महज हादसा नहीं था, ये बड़ी सीरियस क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। आज इस प्रोग्राम की शुरू की इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में मैं आप सबसे, जो पाकिस्तान के सियासतदान भी हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को हेड भी करते हैं, अपोजिशन के लीडरान भी हैं और मीडिया, आपको ये अपील भी करता हूँ और याद भी दिलाता हूँ कि इसे महज एक हादसा कह के इसे ख़त्म ना होने दीजिए, इसे फॉलो अप करें ताकि यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं, 3 गोल्स हैं, विक्टिम्स को इंसाफ मिल सके, उन्हें एक प्रॉपर, उनके ख़ानदानों को, मरने वालों को एक प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिल सके, और हम इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे इस किस्म का एक स्टैंड ले सकें कि मुस्तक़बिल में इस किस्म की जो बेहिस्सी और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जिसमें जुल्म का एलिमेंट है, इसका रास्ता जो है वो रोका जा सके। ये तो मुझे आपको शुरू में कहना था। अब चलते हैं हम उस रवायती दाखिली सियासत में जहाँ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक घमसान का मार्का है जिसका ताल्लुक 2 चीज़ों के ऊपर है। एक तरफ तो अपोजिशन की लीडर, PMLN की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का ये इल्ज़ाम कि उनकी पार्टी को अप्रोच किया जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें, एक डील मेकिंग की कोशिश हो रही है। और दूसरा फिर यह है कि सेनेट के हवाले से जो इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस हुकूमत लेके आई है उस पर अपोजिशन शदीद नुक्ताचीनी कर रही है, अखबारात और मीडिया भी बहुत नुक्ताचीनी कर रहे हैं। दोनों ही इशूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का वो टुकड़ा सुनाता हूँ, साउंड ऑन टेप, जिसके खिलाफ एक रद्द अमल हो रहा है। जब अपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फोन करता है कि भाई प्लीज मेरे से अपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, जरा एक दबका तो लगाओ। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं और हमें कहा
हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। नाज़रीन, अगर आपने गौर से सुना हो तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बहुत ही क्लियरली ब्लैक एंड वाइट वाशगब अल्फाज से ये कह रही हैं कि इमरान खान की तरफ इशारा करके कह रही हैं कि उसके जो बड़े हैं, उसके जो कंट्रोल करने वाले हैं, बड़े हैं, जो उससे ऊपर हैं, वो जो हैं हमें कह रहे हैं कि इमरान खान की सेनेट के इलेक्शन में यानी मदद करो। यानी क्लियरली मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की मदद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उनसे डील मेकिंग करने की कोशिश की जा रही है। इसी की तरफ तकरीबन जब अखबारी रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शिबली फराज साहब ने कुछ इस तरह से इसका जवाब दिया। क्या आप समझते हैं कि पीडीएम के साथ एक जमात ऐसी है जो हुकूमत के साथ बैकडोर राब्ते में है, जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है? वो इनको तमाम को कंट्रोल कर रहे हैं और वो हुकूमत के साथ राब्ते में। कोई डील चल रही है ऐसी? हमारी तो कोई डील नहीं चल रही है और ना हम डील में बिलीव करते हैं। हमारी कोई डील हो ही नहीं सकती है। ये बिल्कुल हमारे बुनियादी फलसफे के खिलाफ जाता है। हर एक अपने मफादात लेके आगे बढ़ रहा है और पीपल्स पार्टी चूंकि वो एक वाहिद पार्टी है जिसके पास कुछ है, यानी कि सिंध की हुकूमत है, और जो PMLN करने चाह रहे हैं वो तो बुनियादी तौर पे अपनी लीडरशिप को क्लीन चिट देने के लिए ये प्रेशर डाल रहे हैं। अब इसका दिलचस्प पहलू यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो अपने हिसाब से, अपने हवाले से इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हमें यानी PMLN को अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन जो अखबारी नुमाइंदे और मीडिया है वो यही सोचते हैं, उनकी स्पेकुलेशन यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ द ट्रोजन हॉर्स जिसके जरिए हुकूमत को डील करने की कोशिश कर रही है। यहीं से हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जनाब फ़ारूक हबीब साहब हैं, जो फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। मेरे साथ है स्टूडियोज़ में, वेरी वार्म वेलकम टू हिम, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो PMLN की लीडर हैं, लाहौर से मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोमिनेंट लीडर जनाब शर्मिला फारूकी साहिबा जो हैं वो मुझे कराची से एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा से आगाज़ कर सकूँ, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, ये क्या वजह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो बाकायदा अपने तरफ से रेफरेंस से ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हमसे राब्ते किए जा रहे हैं, और बात है कि मीडिया के इशारे सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। क्या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से कोई, जबकि वो इतना खुल के बोल रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उनसे भला कोई कैसे राब्ते करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुईद, मैं तो एक बहुत छोटा सा कारकुन कह लें एक हूँ मैं पार्टी की। देखें, जहाँ पे खरीदो फरोख्त होगी, क्योंकि पंजाब में तो खरीदो फरोख्त करने के लिए उस्मान बुज़दार साहब बैठे हैं, जो मतलब हमें सेंटर से अखलाकियात का सबक देते हैं। उन्होंने यहाँ पे इनको खुली छुट्टी दी हुई है कि तुम तोड़ जोड़ करो, तुम लालच दो, तुम ये खुद भी जो लालच दे रहे हैं डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे, वो तो जारी है। अगर मैं शर्मिला फारूकी साहबा की तरफ आ सकूँ, शर्मिला फारूकी साहबा, ये क्या हुस्न इत्तफाक है कि दावा तो कर रही है मरियम नवाज साहिबा, लेकिन मीडिया में किसी को भी यकीन नहीं है उनके दावे का। उन सब की निगाहें और नज़रें जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ हैं। तमाम चहमगोइयाँ और तमाम स्पेकुलेशन अंदाजे यही हैं कि हुकूमत की अगर कोई डील है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और हुकूमत के लहजे में भी अगर कोई नरमी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। PMLN से उन्हें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। जहां तक आपने बात की कि डील की और पीपल्स पार्टी के साथ, तो ये चीजें तो आप भूल जाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म की कोई डील करेगी। हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ हमेशा लोग देखते रहे हैं, क्योंकि उनकी सियासी बसीरत वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम सबकी ख़त्म होती है। और मुश्किल से मुश्किल हालात में, चाहे वो मियाँ साहब पे आई हो, चाहे वो इमरान खान साहब पे आई हो, चाहे दीगर आपने देखे बड़े इशू थे, जब जनरल मुशर्रफ को घर भेजना था, तो वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी बसीरत काम आई। दूसरा सवाल भी उठता है कि आप कहती हैं कि अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं तो ठीक ही कहती होंगी, लेकिन बिलावल जरदारी भुट्टो ने इस किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कोई अप्रोच कर रहा है कि सेनेट के इलेक्शन में हमारे से डील कर लो और हमारी मदद मांगी जा रही है। ऐसा कोई इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो की तरफ से नहीं आया। देखिए, चेयरमैन साहब एक जलसे में ये बड़े खुलेआम कह चुके हैं कि जी हमें फ़ोन करना बंद कर दें, ये कह चुके हैं वो।
बार बार ये बात दोहराने वाली नहीं अच्छा। होती, क्योंकि मुनासिब बात नहीं है। जहां तक सेनेट इलेक्शंस का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि हुकूमत की कोई नीयत नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन शफाफ कराए जाएं। लेकिन शमीला, ये तो एक ओपन और ट्रांसपेरेंट शफाफ बैलेट लाना चाहते हैं, उसमें अब ऑर्डिनेंस भी ले आए हैं, पहले रेफरेंस लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, एक बिल लेकर आए पार्लियामेंट में, और तमाम जगह ये शफाफियत की बात कर रहे हैं कि सबको पता चले, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। तो आप कैसे कहती हैं कि ये नहीं कराना चाहते एक साफ शफाफ इलेक्शन? डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए मुझे कि सेनेट इलेक्शन से 1 माह पहले आप आईनी तरमीम डालते हैं, उस आईनी तरमीम के बाद आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं, उस रुजू के बाद आप रातों रात ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ये क्या माजरा क्या है? आप ना सिर्फ तज़हीक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, आप अंडरमाइन कर रहे हैं पार्लियामान को। और जब आपने चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फ्रेंस मोशन के, उन्होंने 14 मेंबरान खरीदे हैं अपोजिशन, उस वक्त की शफाफियत कहाँ गई थी? आज इनको खतरा ये है कि इनके अपने लोग इनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे, तो इनको डर ये है कि ये सेनेट के इलेक्शंस के अंदर इनके कैंडिडेट्स हार जाएंगे, इसलिए इनको ये अफरा तफरी लगी हुई है। इनका कोई इरादा नहीं शफाफियत का। दे डोंट गिव अ डैम अबाउट ट्रांसपेरेंसी और कि ये अच्छा। मुझे और एक बात बताइए, अच्छा चलें ये शो ऑफ हैंड्स हो जाए वोट डालने के लिए, और चेयरमैन के इलेक्शन जो है सेनेट के चेयरमैन इलेक्शन के लिए, उसके लिए ना हो। ये देखें ना, तजाद है इनकी अपनी बात में कि इलेक्शंस के अंदर, वोट के अंदर जो है वो शो ऑफ हैंड्स हो, और जो पार्टी का हेड है वो मांग सकता है बैलेट पेपर देखने के लिए, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से इन्होंने ये तरमीम नहीं लेकर आए। व्हाई इज दैट? दाल में कुछ काला है ना, या तो पूरा इलेक्शन जो नाज़रीन, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। नाज़रीन, जो चीज़ शमीला फारूकी साहबा कह रही हैं, अपोजिशन की तमाम जमातें और मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा भी यकजुबान होकर यही बात कह रहा है। एहसन इकबाल साहब ने भी यही बात कही है, रज़ा रब्बानी साहब ने यही बात की है। रज़ा रब्बानी साहब का मैं आपको पहले टुकड़ा दिखाता हूं, जो ये समझते हैं कि हुकूमत का ये जो आधी रात का ऑर्डिनेंस है, इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्डअप करना है। ये खालिस्तान एक बदनीयती पे मबनी ऑर्डिनेंस है। क्या कहते हैं रज़ा रब्बानी, क्या अल्फाज हैं उनके, जरा सुनते हैं। ये ऑर्डिनेंस नैलिफाइड है, बदनीयती पे मबनी है ये ऑर्डिनेंस। ये कैसी काबीना है जिसकी एक आराई नहीं है, जो मुल्क के आइन के साथ खेल रही है। ये ऑर्डिनेंस लाके कुछ ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। और एहसन इकबाल साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मौके पे चाहिए कि रिएक्ट करे और जो रेफरेंस भेजा है प्रेसिडेंशियल हुकूमत ने उसे वापस भेज दे। एहसन इकबाल क्या कहते हैं? सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस एक तरफ पाकिस्तान के आइन पे बदतरीन हमला है, तो दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर भी बदतरीन हमला है। कल एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 18वीं तरमीम रोल बैक करने का भी ऐलान हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन देने की कोशिश है। मेरी दानिस्त में सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत के रेफरेंस को वापस भेज देना चाहिए। यहीं से हम आते हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब की तरफ। सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की आपकी हुकूमत कोशिश कर रही है, अजीब कंफ्यूज किस्म की। पहले आप लोगों ने रेफरेंस भेजा, फिर आप लोग एक बिल लेकर आए पार्लियामेंट के सामने, और फिर ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद यही सवाल हम फ़ारूक हबीब साहब से उठाते हैं कि हुकूमत 3 चीज़ें, पहले रेफरेंस भेजा, फिर पार्लियामेंट के सामने एक बिल लेकर आ गई, और अब इसे कहते हैं कि ऑर्डिनेंस हुकूमत सामने ले आई है। ये आखिर माजरा है क्या? आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले मैं फ़ारूक हबीब साहब के साथ, जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, यही सवाल उठा रहा था कि ऑपोजिशन की शिकायत तो अपनी जगह पे है कि जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई है ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये पार्लियामेंट की तौहीन है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदलिया जो है उसको प्रेशराइज करने की कोशिश है। लेकिन खुद हुकूमत का जो कंडक्ट रहा है इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, इस पूरे सेनेट के इलेक्शन में तरमीम के हवाले से, वो भी बहुत कुछ परेशान कुन, कुछ हैरान कुन, कुछ कंफ्यूज किस्म का रहा। पहले हुकूमत एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके गई, फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे फैसला नहीं हुआ, हुकूमत ने
पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया और पार्लियामेंट में बिल में जब कोई डिबेट ना हो सकी तो हुकूमत ने चुपके से एक ऑर्डिनेंस जो है इसी हवाले से इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसे कंडीशनल ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है। फरूख हबीब साहब से हम समझना चाहेंगे कि इतनी कन्फ्यूजन की वजह है क्या। देखिए, बात यह है, जो बड़ी चीज़ है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ये है कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो खरीदो फरोख्त होती है, उसको रोका जाए। आज मुझे ये नहीं समझ आती कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN किस मुंह से जो है ये इसके ऊपर तनकीद करते हैं। जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बीबी शहीद ने सिग्नेचर किए हुए हैं, जिसकी शिक नंबर 23 में आपको सिर्फ पढ़ के सुना देता हूं उसकी एक लाइन, टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग, ऑल वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट। इसके ऊपर बीबी शहीद के दस्तखत हैं, नवाज शरीफ के दस्तखत हैं इसके ऊपर। 5 साल इन्होंने हुकूमत गुजारी, पीपल्स पार्टी ने 5 साल नून लीग ने गुजारी, तो फीक नहीं हुई इसको अमल दरामद करवाने के लिए। तीसरी बार जब नवाज शरीफ साहब को वजीर आज़म बनाना था, 18वीं तरमीम में सारा मुकमुका हो गया, सब कुछ मान गए, रातों रात तरमीम हो गई, वो अच्छी हो गई। उस वक्त तो कंडक्ट के ऊपर और उसकी नीयत के ऊपर किसी ने बात नहीं की। जो बुनियादी चीज़ ये है कि इसके अंदर गलत बात क्या है। इस चीज़ के अंदर जब हम रेफरेंस लेकर गए तो आइन के तहत इख्तियार इस्तेमाल किया। जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस साहब को जो है कोविड के दौरान वो उसकी हेयरिंग्स नहीं कर सके। मेन वाइल हम आइनी तरमीम लेकर आए। आइनी तरमीम जब सुप्रीम को कौमी असम्बली में पेश की गई, बहस के लिए वक्त मुकर्रर हुआ, उस बहस को इन्होंने सीटियां बजा बजा कर और स्पीकर के ऊपर हमला करके कानून साजी के ऐवान को पहलवान साजी के ऐवान में इन्होंने तब्दील कर दिया। और इनकी संजीदगी का आलम देखें कि उसके ऊपर इन्होंने डिबेट ही नहीं होने दी। और खुद इनके रहनुमा ये कहते रहे, एहसन इकबाल की आप तकरीर उठा के देख लें, बयान उठा के देख लें, 2015 का डॉन के अंदर खावर घुम्मन की स्टोरी है। नवाज शरीफ ने उस वक्त 2015 के इलेक्शन से कबल कहा था कि हम आइडेंटिफाइबल ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इंतखाबात करवाना चाहते हैं। लेकिन आज ये क्यों बदनीयती का मुजाहरा कर रहे हैं, आज क्यों दोहरा म्यार लेकर आ रहे हैं, आज क्यों हाइपोक्रेसी शो कर रहे हैं? उसकी रीजंस हैं। उसकी रीजंस ये हैं कि ये चाहते ही नहीं है कि हमारी जमहूरियत मजबूत हो, ये चाहते ही नहीं है कि सेनेट के इंतखाबात में पैसे की रोकथाम की जाए। और आज ये बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। एक तरफ जो है वो वजीर आज़म इमरान खान है जो बार बार हैमर कर रहे हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात बनाएं। 20 लोग हमने ही अपनी पार्टी से निकाले थे, ये 14 लोग आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ये कहते थे हमने कमेटियां बना दी, हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, इनको पता भी है, ये अपने सीने से लगा के बैठे हुए। एक मिनट, मैंने इनकी दोनों की बातें अनइंटरप्टेड सुनी है, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दे। आई वांट टू मेक माय आर्गूमेंट कि ये आज ज़मीर के सौदागर बने हुए हैं, ये आज छांगा मांगा की दोबारा तारीख को दोहराना चाहते हैं, क्योंकि ये 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की पैदावार हैं। सियासत को, निज़ाम को करप्ट बनाने वाले नवाज शरीफ हैं, पैसा लाने वाले सियासत के अंदर नवाज शरीफ हैं। और जरदारी साहब को मिस्टर 10% मैंने नहीं कहा हुआ, पूरी दुनिया कह रही है। दुनिया ने उनके ऊपर, इसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है। लिहाजा इनके पास बेहतरीन मौका था इस तरमीम की हमायत करते और इसको आगे लेके चलते। ऑर्डिनेंस कैसे ये कहते हैं जी गैर आईनी है? ऑर्डिनेंस पे लिखा हुआ है कंडीशन टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसके हक में आता है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, अगर नहीं आता तो वो नहीं आता तो वो रिवोक हो जाएगा। कर देना, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता ही नहीं है, वहां पे पेंडिंग ही रहती है डिबेट, फिर क्या होगा? तो फिर भी ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि कंडीशनल टू वो, इस पे क्लैरिटी ये आज उसको पहनावे ना चेहराएं। जो बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये इन्होंने पहले भी एक शिक के ऊपर आंसू बहाए थे। एक गुड कॉप करता है, एक बैड कॉप करता है, उसके बाद उसकी हमायतें भी करते हैं, एक्सटेंशंस भी ये देते हैं। अच्छा शाइस्ता परवेज मलिक साहब, इनका बुनियादी सवाल यह है कि आपके पास दलील क्या है, आर्गुमेंट क्या है, इस्तदलाल क्या है, जब आपके अपने लीडरान ये कहते रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं एहसन इकबाल साहब का एक वीडियो शॉर्ट भी 2019 का, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि हम ये तरमीम लेकर आएंगे। इससे पहले भी ये चार्टर डेमोक्रेसी की बात करते रहे, दोनों जमातें कहती रही। दलील आपके पास क्या है सेनेट में ओपन पोल्स की खिलाफ वर्जी करने की? मुईद, कुछ भी नहीं है। द पार्टी स्टैंड्स कमिटेड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन जो तरीका कार अपनाया जा रहा है मुईद, जिस तरह से ये मुखालफत क्यों कर रहे हैं? कमेटी से 12 मिनट में कमेटी से पास कराया। और वो जो कहते हैं ना ऑन द ईव ऑफ द इवेंट, जो अब 1 महीना रह गया है,
तो ये एक्ट के थ्रू उसको लाना चाह रहे हैं। इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, और इसको कंडीशनल नथी जो ये कर रहे हैं और एक जो लाना चाहते हैं अपने फेवरेट लोगों को, उनके लिए कंडीशनल बना रहे हैं। दूसरी बात देखें मोहित, सही काम को भी अगर आप गलत तरीके से करें तो वो काम सही नहीं रहता। मेरा ये भाई, अभी मैं इनके साथ चैनल पे बैठी थी, एग्जैक्ट डिटो यही ये वर्ड फॉर वर्ड बोलते हैं। मुझे इनसे ये पूछ के बता दें कि ये कितने दिन पहले इसको लाए, इन्होंने क्या कंसेंसस के लिए ऑपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाया, क्या इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, क्या लोगों को इन्होंने एक पेज पे लाने के लिए, ये तो वो लोग हैं जो अपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहते, जो अपोजिशन के साथ बात नहीं करना चाहते। आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तमाम पार्टी से मिले थे और बड़े सीरियस इशू पे मिले थे, उस पे भी न्याजी साहब की चेयर खाली थी। और मैं तो एक बात कहती हूँ मुईद कि इनको अपने लॉ मिनिस्टर और लॉ डिपार्टमेंट बुनियादी एतराज ये है कि हुकूमत का तरीकाकार ठीक नहीं है। तो मुझे समझ आइए, मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ, जो देखने वाले हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ कि शफाफियत आपको भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आपको भी चाहिए, आप भी चाहते हैं करप्शन का खात्मा हो, लेकिन इनका जो अंदाज है काम करने का, जिस तरह से ये पुश कर रहे हैं। मेरी बात मुईद एक सुने, उधर इन्होंने एडवाइजरी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, उतनी जल्दी इनको परेशानी, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए काम करते हैं, दे डोंट वांट इट। ये इस वक्त बहुत बौखलाए हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशान है, इनको समझ नहीं आ रही, और इनको अपने लॉ डिपार्टमेंट को और लॉ मिनिस्टर को, आई स्वेयर दे नीड टू क्वेश्चन हिम, व्हाई डज ही क्रिएट एम्बैरसिंग सिचुएशंस फॉर द गवर्नमेंट। आपको नोटिफिकेशन का जमाना याद है, वो सिंपल नोटिफिकेशन आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। ये इतने नाअहल और नालायक हैं कि ये सही काम भी सही तरीके से नहीं कर सकते। इनको बोले अगर अभी भी ये क्या करना चाहते हैं, क्या ये इसके लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये डरे हुए हैं अपने लोगों से। इस वक्त इनकी सफों में बहुत तोड़ फोड़ है। अच्छा, जरा इनको हुकूमत को जवाब देने दीजिए। फरूख हबीब साहब बुनियादी तौर पर वो ये कह रही है, जी इनको जवाब देने दीजिए। वो ये कह रही हैं कि हम भी शफाफियत के फेवर में हैं, हम भी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, जो है एक ओपन तरीके से इलेक्शन हो सेनेट का, लेकिन जो तरीका कार है आपका, डिबेट होनी चाहिए। देखिए बात पुश कर रहे हैं आप। एक मिनट, देखिए इनके अगर आर्गूमेंट को मान लिया जाए तो मुझे ये बताएं कि ये उसकी ऑब्जेक्टिविटी बड़ा कॉज नहीं है। इनके नजदीक इनकी अना का कॉज है कि जी इनसे आके हंस के नहीं मिले, इनको आगे किसी ने दावत नहीं दी। इनके नजदीक सेनेट के इंतखाबात की शफाफियत बड़ी चीज नहीं है, इनकी अना बड़ी चीज है। ये अपनी अना को लेकर आगे बैठे हैं। दूसरी बड़ी बुनियादी चीज ये है आप कि अगर आप करना चाहते हैं तो 10 साल आप हुकूमत में थे। एक मिनट 10 साल आप दोनों जमातों ने हुकूमत में गुजार लिए, उस वक्त तो आप कर ना सके। अब जो करना चाह रहा है आप उसकी हमायत भी नहीं कर रहे, बल्कि आप रुकावटें डाल रहे हैं। आप इस किस्म की जो हैं वो मज़ाका खेज एतराज़ात उठा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि इस प्रोसेस को मुतनाज़ा बना दिया जाए, इसको धुंधला कर दिया जाए। ये आप ना करें, आप बड़ी पिक्चर को जो है वो सामने रखें, अपनी अना के बुत से बाहर निकलें, ये तंग नजर सोच से बाहर निकलें, ये अदम ताउन की पॉलिसी को खत्म करें। अगर पार्लियामान के अंदर ये चीज आई थी तो आपको इस डिबेट का, बहस का हिस्सा होना चाहिए। आप कतन इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, इसके कॉज को। ओपन एंड बैलेट का ये जो आइडेंटिफाइबल बैलेटिंग का जो सेनेट के अंदर इंतखाबात का जो कॉज है, इसको आपके पास को राह फरार है ही नहीं है। अब इस वजह से ये कभी आए करते हैं, कभी शाएं करते हैं, कभी बाएं करते हैं, उसके अलावा तो इनके पास कुछ चीज ही नहीं है। शबीला फारूकी साहबा, कई दफा आप भी और आपके लीडरान के कह चुके हैं कि हम भी शफाफियत के फेवर में हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि जब हुकूमत एक चीज को लेकर आ ही गई और एक बड़ा मकसद सामने हो सकता था, उस बड़े मकसद का आप लोग हिस्सा नहीं बने हैं, टेक्निकलिटीज में पड़ गए? डॉक्टर साहब, टेक्निकलिटीज नहीं है, द मीन्स टू एन एंड शुड बी प्रॉपर टू। इस तरह नहीं होता कि आपका वक्त और आपका तरीक़ेकार इंतहाई गैर मुनासिब है। आप एक माह कबल जो है वो एक आईनी तरमीम डालते हैं जिसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लें। मतलब ये थोड़ी होता है कि हर चीज़ आप बुलडोज कराएं। अच्छा, वो तरमीम अभी वहाँ पर मौजूद है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। आप सवाल उठाए ना हुकूमत के लिए, सबसे क्वेश्चन रेज करें कि इन्होंने गलत क्या किया। हम तो मुस्तकिल उठा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए
कि इस आइन की शिक में किसी किस्म का कोई उबाम नहीं है। अगर उबाम होता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते ना, उससे तशरीह मांगते। इट्स वेरी क्लियर कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होने हैं और बाकी इलेक्शन किस तरीके से होने हैं। अच्छा, अभी वहां भी उनसे इंतजार नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कहना चले जी एक प्रेसिडेंशियल आपने एक रेफरेंस डाल दिया है, वो वहां पेंडिंग है और आप रातों रात ऑर्डिनेंस ले आते हैं। ना आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतबार है, ना आपको पार्लियामान पे एतबार है, ना आपको किसी और चीज पे एतबार है। आप इतनी घबराहट में हैं, इतनी आपको तशवीश है कि आपके सेनेटर्स जो आपके नॉमिनीज हैं वो नहीं जीत पाएंगे, आपके अपने लोग बैठ के उनको वोट नहीं देंगे। आपका मकसद ये है, आपका मकसद हरगिज ट्रांसफर। इनको नहीं पता था कि मार्च 2021 के अंदर सेनेट के इलेक्शंस होंगे। 2.5 साल पहले ये क्या कर रहे थे? लाते ना भाई, एक पैकेज बनाते, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आते। हम बात करने को तैयार हैं, हम बैठने को तैयार हैं, पार्लियामान में लाएं, कमेटीज बनाएं, कमेटीज में डिस्कस हो। इस तरह आईनी तरमीम नहीं होती है। हम जो बंटवारी तरमीम लेकर आए थे, 1 साल तक उसके ऊपर डिबेट हुई है, 100 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं, तमाम पार्टीज के सरबराहान उसके अंदर बैठे, डिबेट हुई, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, डायलॉग हुआ, उसके बाद 18वीं तरमीम आई है। इस तरीके से थोड़ी आइन कोई मजाक थोड़ी है कि जनाब आपको जब मर्जी आई आपने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लिया है, मर्जी आए आपने सुप्रीम कोर्ट चले गए, मर्जी आए आपने डाल दी। भाई आपने ये इस तरह अच्छा, आप आपकी पार्टी क्या चाहते हैं कि ये क्या करते? एक लार्जर इलेक्टोरल रिफॉर्म का पैकेज लेकर आते, फिर आप इनके साथ बात करते, बहस करते? बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर जो है आपको इस्लाह लाने की जरूरत है। एक इलेक्टोरल पैकेज लेकर आए, डिबेट करें, ऑपोजिशन को एतमाद में लें, उनकी राय लें, डिबेट करें। ये पाकिस्तान के हक में है। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन सिर्फ सेनेट के नहीं, पूरे पाकिस्तान के जो इलेक्शन है वो शफाफ हो। आप तो एनटीएस अच्छा, नहीं कर इससे पाए। पहले कि ये फारूक हबीब साहब के पास ये सवाल जाए, कम से कम हमें वो 4-5 बड़े इशू बताएं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से, यानी एक सेनेट के अलावा, सेनेट के कानून की तरमीम के अलावा, शफाफियत के अलावा, वो 4-5 बड़े 3-4 ही बता दें वो बड़े इशू इलेक्टोरल रिफॉर्म के क्या हैं जो आपकी पार्टी चाहेगी कि जिसकी रिफॉर्म होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे इलेक्टोरल, देखिए अभी भी मैं तो आज भी, आप शाइस्ता से बात कर रहे हैं? जी जी, अच्छा, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए ना। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म का कहा, तो क्या है वो 4 बुलेट पॉइंट्स इलेक्टोरल रिफॉर्म की? आपसे पूछ रहा हूं। आपके मुल्क में आज भी आरटीएस काम नहीं करता। ये बहुत जरूरी है कि जब आपका इलेक्शन खत्म हो जाए, आपके जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो फौरन विनिंग कैंडिडेट को अनाउंस करें। आज भी 2-2 दिन बाद तक वो विनिंग कैंडिडेट अनाउंस नहीं होते, और उन 2 दिनों के अंदर जो हारने वाला होता है आरटीएस सिस्टम को ठीक करना है। इसके अलावा ऑफ कोर्स फिर आरटीएस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर आए, ताकि ये धांधली का शोर जो हर कोई मचा रहा होता है खत्म हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेकर आए। कोई और डाल चला गया, मैं वहां पर खड़ी हुई हूँ, अच्छा जी मेरा वोट डल चुका है, ये ना हो। तीसरी सबसे अहम चीज ये है, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब ये है कि आप इलेक्शन कमीशन को आजाद कर दें। मैं आज भी समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन आजाद तरीके से उसको होना चाहिए। वहां पर ट्रेंड लोगों को आप रिटर्निंग 4 चीजें आपकी आई हैं। इससे पहले कि हम शाइस्ता की तरफ जाएं, ब्रेक से पहले क्विकली हम इस पे हुकूमत का रिस्पांस ले लेते हैं। फारूक हबीब साहब, 4 चीजें उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म, मैंने उनको पूछा, चूंकि उन्होंने जिक्र किया, वो कहती हैं कि आरटीएस के सिस्टम को ठीक करना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेकर आनी है, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का ख्याल। देखें, मैं फिर आपको वही बात दोहरा रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं कि जब ये पीडीएम के जलसे गली गली आर पार खवार हो रहे थे, उस वक्त वजीर आजम साहब ने इनको ऑफर की कि आए पार्लियामान के अंदर बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं। ये मैं आज से 5 महीने पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। उस वक्त इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, देखो वजीर आजम हमारी मिन्नत समाजत कर रहा है, आओ आके हमारे साथ बैठ जाओ, आओ आके हमारे साथ बात कर लो। उस वक्त इनका रवैया ये था। अब भी ये इनकी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। आप पहले चेक करना ना, इलेक्ट्रॉनिक वोट्स की ये हमायत करते हैं, ओवरसीज वोट्स को देने की ये हमायत करते हैं। वरना पिछले साल तो जब पिछले 2.5 साल पहले इलेक्शन एक्ट 2017 आया है, तो ये तमाम तजावीज़ जो हैं वो पीटीए की तरफ से दी गई थी। इन्होंने मुखालफत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के राइट के ऊपर मुखालफत की। अब भी उस किस्म की ये मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि अब तो जो है वो इलेक्शन के सेनेट का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होने वाला है, तो जो मामलात होने हैं उससे पहले होने हैं। ये सदारती रेफरेंस भी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, ये भी 2.5 माह से पहले का भेजा हुआ है, बड़ी देर पहले का भेजा है। इन्होंने उस वक्त से मुखालफत कर रहे हैं जब से ये रेफरेंस गया है। आईनी तरमीम आ गई, उस वक्त भी टाइम मौजूद था।
टाइम आज भी मौजूद है। करने की नीयत हो तो रातों रात पार्लियामेंट का इजलास भी बुलाया जा सकता है, डिबेट भी हो सकती है, तमाम लोग काम करने वाले हों, तरमीम पास भी हो सकती है। लेकिन जब करना नहीं है तो बीच आप एतराज़ात 100 लगा दें, आप तरीक़ेकार के ऊपर बात कर लें। पंजाबी की मिसाल है, आटा गूंद दिए हेल्दी क्यों है, यही इनका मसला है। ये चाहते हैं कि सौदागरी जमीनों की चलती रहे, खरीदो फरोख्त का बाजार चलता रहे, ये लोगों को खरीदते हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात तो हमने ज़्यादा की, ये बुलेट पॉइंट्स तो हमारे हैं, इस पे तो बात होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जाते हैं शाइस्ता मलिक साहिबा की तरफ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि मैंने कहा कि मैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन नाज़रीन आपको बताऊँ कि जिस सॉर्ट की एहसन इकबाल साहब के जिस स्टेटमेंट ऑफ सॉर्ट की अगस्त 2019 का जो उनकी स्टेटमेंट थी वो हमने ढूंढ ली है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा के लिए, शर्मिला फारूकी साहबा के लिए और तमाम व्यूवर्स के लिए। पहले मैं वो सुनाता हूँ। हमने ये भी फैसला किया है कि अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सेनेट के इंतखाबात के कानून में तरामीम लाई जाएंगी, ताकि इसके अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो हमें अब तजुर्बा हुआ है इसको शफाफियत में बदला जाएगा और शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन का तरीका चुना जाएगा। शाइस्ता साहब, इससे ज़्यादा क्लियर ब्लैक एंड वाइट वाजे स्टेटमेंट और पोजीशन पॉलिटिकल हो नहीं सकती कि हॉर्स ट्रेडिंग का हमने रास्ता रोकना है, शो ऑफ हैंड्स होगी, शफाफियत होगी, अपोजिशन की जमातें मिल के सेनेट इलेक्शन के कवानीन में तब्दीली करेंगी ताकि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए शफाफियत लाई जा सके। एहसन इकबाल साहब, आपने सुना। आपको पहले कहा है कि नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट कि ट्रांसपेरेंसी, देखिए नोबडी इज डिनाइंग कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक तरफ तो वो आपको चोर 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 हर वक्त कहे और आपकी कमर में छुरा घोंपे और आगे से आपसे हाथ बढ़ाए बातचीत के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू बी न्यूट्रल। आपको नैब को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। हम अकाउंटेबिलिटी के हक में है, बट इनसे पूछे कहाँ है शहबाज शरीफ, कहाँ है हमजा शहबाज? इनका रवैया ठीक नहीं है। बिल्कुल, जिस दिन देखें हम तरीका नहीं, आप कह रही हैं कि असूली तौर पे हम इनके साथ हैं, लेकिन आप क्या कह रही हैं कि असूली तौर पे आप इनके साथ हैं, असूली तौर पे बात सही कर रहे हैं, लेकिन बिहेवियर इनका ठीक नहीं है, इन्होंने आपको सही तरीके से अप्रोच नहीं किया। आप मुझे मौका तो दें मोहित। आई एम सेइंग कि ये चीज थ्रेडबेयर असेंबली में, पार्लियामेंट में डिस्कस होनी है, क्योंकि जिन्होंने इसको फ्रेम किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने कुछ सोच के इसको फ्रेम किया होगा ना। तो हमें तमाम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करना होगा। ये एक दिन में 2 दिन का काम नहीं है। तमाम पार्टीज को, एक्सपर्ट्स को, लीगल एक्सपर्ट्स को बैठना पड़ेगा। आप आईन में आने वाले वक्तों के लिए तरमीम कर रहे हैं, तो यू कांट डू इट इन हेस्ट ऑन द इवनिंग के अभी इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये इनको इजाजत तो उसके टीओआर्स बनाने, उनके सारा कुछ करने में ये दे विल नॉट बी एबल टू डू। इनमें अहलियत ही नहीं है। मैं आपको कह रही हूं कि सही काम सही तरीके से करें, पार्लियामान में लाएं, टाइम दें, डिस्कस करें और फिर देखें कि बात किस तरफ जाती है, क्योंकि हर चीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह आगे लेके चले इस बात को। मैं डॉक्टर साहब इसमें सिर्फ क्विकली ऐड क्विक ऐड कीजिए। डॉक्टर साहब, इशू ये है कि इनका मसला क्या है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये कहते हैं जी सही तरीके से बात नहीं है। तरीक़ाकार ये क्या अपनाना चाहते हैं? ये अपनाना चाहते हैं, ये भी कह रहे हैं कि अभी ले आए आप, इलेक्शन से पहले इलेक्शन होने लगे थे तब लेकर आए। ये क्या चाहते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो 2013 से ये बात रिपीटेडली कह रहे हैं, 2017 में भी उन्होंने ये बात तो की। इन्होंने अब अगर मौका मिला इसको करने में, इसमें हर्ज क्या है? लेकिन इनका मसला क्या है? इसमें मसला ये है, गुजारिश सुन लें, मैंने आपका पॉइंट आ गया, मेरी बात सुन लें। मैं मासूमाना गुजारिश कर नहीं फर्रुख, एक बात, एक मिनट, मेरा भी एक सवाल है, एक सवाल फर्रुख नहीं, एक सवाल। आपने सेनेट की इलेक्शन के फौरन बाद इतने दुखी थे और इतनी ट्रांसपेरेंसी चाहते थे, तो 2019 में क्यों नहीं आप असेंबली में लेकर आए इस इशू को? अच्छा चले, आपकी बात आ गई। देखिए मामला ये है
फिर मैं इनको ये कहूंगा कि इनकी अपनी लीडरशिप भी बार बार ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर बात कर चुकी है, एग्रीड है। नहीं, वो कहती है कि क्यों नहीं लेकर आए? एक मिनट अगस्त 2019 में जब ऑपोजिशन जमातें कहती थी आप क्यों नहीं लेकर? ये कोई जवाब नहीं है कि उस वक्त नहीं लाए तो आप क्यों ले आए। अगर आ गई है तो पार्लियामान में आ गई है ना, तो आप पास कर दें। आपने उस वक्त कुछ सोचा होगा। अगर आपने 2007 में आपके दरमियान कंसेंसस था दोनों जमातों में, 2015 में नवाज शरीफ कह रहे हैं, 2019 में एहसन इकबाल कह रहे हैं, तो कंसेंसस तो है शफाफियत के लिए, तो आप कर लें। आइन में आपने 26-25 तरमीमें तो पहले हो चुकी हुई हैं, तो 26वीं हो जाएगी, क्या होगा? इनका इशू ये है, जब ये तरीकेकार की बात करते हैं ना, इनको चाहिए एनआरओ, जो इन्होंने एफएटीएफ के अंदर लेने की कोशिश की थी। इनको खौफ किस चीज का? ये कहते हैं खौफ है, इनको खौफ ये है कि इनकी करप्शन का खात्मा हो जाएगा, इनको खौफ ये है कि इनकी हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो जाएगा, इनको खौफ ये है कि छांगा मांगा की सियासत का खात्मा हो जाएगा। इनको ये खौफ है, इतने खौफ हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर आपने क्या किया था? आज पीपल्स पार्टी एक दूसरे से सवाल पूछे ना, बलूचिस्तान की हुकूमत खत्म हो गई, अब शबीला उसके बाद सलीम मांडीवाला भी डिप्टी चेयरमैन बन गए थे, सादिक संजरानी भी बन गए थे, उसमें तो बात करने को। शमीला, मैं एक और इशू की तरफ थोड़ा जाना चाहता हूं प्रोग्राम के खत्म होने से पहले, लेकिन क्विक कमेंट, आपका फाइनल कमेंट ऑन दैट डिबेट पीपल्स पार्टी का। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि इनको ये सेनेट में शफाफियत का जो ये एक जज्बा उठा है ना, ये उस वक्त उठा जब पीडीएम बना और पीडीएम ने अपने जलसे जुलूस शुरू किए। उससे पहले इनको किसी किस्म का कोई गम नहीं था। और दूसरी अहम चीज ये है कि अगर ये वाकई संजीदगी से इस पे काम करते, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जीत के जब आए थे, तो हम इनका भरपूर तरीके से साथ देते। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामान के जरिए मजीद इस्लाहात हों, और हम खुद चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों। लेकिन इस वक्त जब आप ऑपोजिशन से पहले बात ही नहीं करना चाहते थे, अब जब आपने देखे कि इतने बड़े जलसे हो रहे हैं और उसमें अवाम का एक हुजूम आ रहा है जो आपके खिलाफ बाकायदा एक नारा लगा रहा है, एंड दिस इज अ चार्जशीट अगेंस्ट योर गवर्नमेंट, जब आपने कहा अच्छा हम बात करने को तैयार है। पहले तो आप आते ही नहीं है असेंबली, ना आप असेंबली का सेशन बुलाते हैं, वजीर आजम साहब तो गैर हाजिर होते हैं ना कोई जवाब देने के लिए तैयार है। किससे सवाल पूछें, किसके साथ डिबेट करें, क्या पॉलिसी है? ना खारजा पॉलिसी, ना कोई दाखिला पॉलिसी, ना कोई मार्क्सी पॉलिसी, किससे बात करें? इस पे बड़ी हमने बहस कर ली नाज़रीन, इस पे हमने बड़ी बहस कर ली। एक और सवाल मैंने उठाना है, बेसिकली बात यह है कि ऑपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत जो चाहती है वो ऑपोजिशन भी चाहती है सेनेट के हवाले से, लेकिन हुकूमत का जो तरीका कार था इस कानून को लाने का, इस पे ऑपोजिशन को एतराज़ है। एक और मैं सवाल उठाऊं जो मैंने शुरू में उठाया, 3-4 मिनट मेरे सामने है, कि तमाम जो बहस है आइन की, अमेंडमेंट्स की, कानून की, जमहूरियत की, सियासत की, उसका महवर यह है कि आवाम की भलाई करनी है। हुकूमत ने, ऑपोजिशन ने, मीडिया ने, सब ने मिलकर आवाम की भलाई करनी है। तो जो मैंने सवाल उठाया था कि यहाँ जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई 1 हफ्ता पहले, उस पर हुकूमत और अपोजिशन जो है, जब एक ट्रैफिक हादसे में 4 नौजवान जो रोज़गार की तलाश में इस्लामाबाद आए थे उनकी हलाकत हुई, 5वां मज़ीद शदीद ज़ख्मी है, लेकिन उस पर हुकूमत के वज़रा भी खामोश रहे, हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी बिल्कुल खामोश रहे, और अपोजिशन भी खामोश रही, और सबका एक ही जवाब है कि ये एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट होते हैं। फ़रोग हबीब साहब, आप हुकूमत से हैं, क्या ये वक्त नहीं है कि पाकिस्तान में बताया जाता है कि 34,000 डेथ्स होती हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट से, यहाँ पर एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस को डिटरमिन करना ज़रूरी है, कॉम्पनसेशन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म लाना ज़रूरी है, किसी किस्म की सज़ा होनी चाहिए, कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन ड्राइवर खतरनाक है, कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। बात यह है कि लॉज भी मौजूद हैं, और अगर ये देखना है कि उस पर गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था, अगर कोई शख्स ऐसा ड्राइव कर रहा था कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो तो बहुत बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसकी कानून के अंदर वाज़ेह सजाएं जो है वो मौजूद है। 6 करोड़ की गाड़ी आपकी हो, ड्राइवर हो 25,000 की तनख्वाह, एक मिनट वो कहाँ से देगा? मैं ये नहीं कह रहा, जो चला रहा है जिसके बिहाफ पे, वो भी तो है ना, ये तो भी डिटरमिन हो जाएगा। वहां पर कैमरास भी लगे हुए, ये लॉ में नहीं है ना, उनके अंदर वीडियोस भी आ गई हैं। नहीं, अगर बगैर, एक मिनट, अगर तो बगैर लाइसेंस के तो गाड़ी चला रहा है बंदा, तो वो तो बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी कानून की खिलाफवर्जी। और कैमरे लगे हुए, अगर कुछ भी नहीं पता चला कि किसी का चेहरा पता ही नहीं चला। सुन लें, अगर तो बगैर लाइसेंस से कोई गाड़ी चला रहा है और उससे हादसा हो जाता है और लोग उसमें जिनकी डेथ हो जाती है, वो एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है और उसकी सजा बहुत ज्यादा सख्त है, ये मौजूद है चीज। दूसरी बात यह है कि जो वाकया हुआ वो हमारे सब के लिए एक सबक है कि किस तरीके से सिग्नल के ऊपर एक तेज रफ्तारी, जल्दबाजी, 2 मिनट की जल्दबाजी से
इतनी जानें जो हैं वो जाया हो गई हैं, और उसको आप आगे टीवी पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिफेंड नहीं कर सकते कि आपको भी बहुत ज्यादा दुख है। सबको दुख हुआ है और उनकी जानों की जो जानें गई हैं, उनकी जानों की कोई कदर कीमत नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें उनके साथ ना सिर्फ हमदर्दी करनी है और इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए जो कवानीन की इन्फोर्समेंट है वो भी सख्त से सख्त होनी चाहिए। शमीला, क्या वक्त आ गया है कि ऐसे कवानीन होने चाहिए कि इस किस्म की क्रिमिनल नेग्लिजेंस का सदेबाब हो सके फ्यूचर में? डॉक्टर साहब, इस किस्म की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये इंसानी जानों का मामला है। आप कन्विक्शन रेट उठा के देख लें कि ऐसे केसेस में कन्विक्शन रेट क्या है। इट्स वेरी पुअर। साला साली जो बेचारे गरीब लोग मर जाते हैं, ये कहाँ से ये एक्सपेंसिव इतने महंगे वकील करें, कहाँ से अदालतों के चक्कर लगाएं, वो छोड़ देते हैं बेचारे। जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कोई कॉम्पनसेशन दे देते हैं, बेचारे घर वाले चुप होके बैठ जाते हैं। इसमें स्टेट को जो है वो ये अपना इकदाम उठाना चाहिए। स्टेट शुड बिकम अ पार्टी ऑफ दिस। एक केस में भी सजा मिल गई ना, एक केस में भी सजा मिल गई ना किसी अमीर आदमी को, गरीब आदमी को कुचल के मारने का, आप यकीन करें ये सारे सुधर जाएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आखिर दुनिया भर में होता है ना ये। आप मुझे बताइए, अगर एक भी शख्स को, किसी अमीर आदमी को एक भी दफा सजा मिल जाए। बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा खत्म हुआ। शमीला फारूकी साहिबा का, शाइस्ता परवेज साहिबा का, फारूक हबीब साहब का बहुत शुक्रिया। बहस आपने देखी, फैसला आपका। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।